हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में संस्कृत की क्लास को लेकर। जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, रीट स्पेशल संस्कृत क्लास है अपनी। अब तक की क्लास है आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताएं और आगे शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो संस्कृत व्याकरण में हमारा जो पहला टॉपिक है रीट को लेकर, उसमें अपना टॉपिक है वर्ण विचार। और रीट में इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो 4 से 5 तरह से प्रश्न बनते हैं। इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, वर्ण विचार, इसमें हमें ये कोई नहीं पूछेगा कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। बस हमें ये देखना है कि इस वर्ण विचार के टॉपिक से हमारे पास प्रश्न किस किस पॉइंट से आएंगे। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान देना है, संस्कृत है तो हमें ध्यान देना होगा अच यानी कि स्वर। हमें ये देखना होगा कि संस्कृत भाषा में अच क्या है, अच कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में अच की संख्या, तो अच की संख्या 9 और स्वर की संख्या 13। और कैसे होते हैं दीर्घ ह्रस्व, वो बात हम पीछे कर चुके हैं। और इसको अगर आपको पीछे देखना है, मतलब कि इससे पीछे वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें ताकि ये समझ में आए आपको कंटिन्यू। दूसरा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है हल यानी कि व्यंजनों को लेकर। व्यंजन हमने अब तक देखे कि संस्कृत में 33 व्यंजन हमने पढ़े। 33 व्यंजन में आपके स्पर्श व्यंजन हुए, अंतस्थ व्यंजन हुए, ऊष्म व्यंजन हुए। और उसके बाद जो तीसरे नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है वो आपका आएगा उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान से प्रश्न आपका एक प्रश्न 99% आता है। जहाँ भी लैंग्वेज की बात होती है, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, अगर लैंग्वेज है पेपर में, सिलेबस में लैंग्वेज है, तो वहाँ उच्चारण स्थान से एक प्रश्न जरूर आएगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। संस्कृत में अपने 12 उच्चारण स्थान माने गए हैं, जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपसे पूछा जाए कि हकारस्य उच्चारण स्थान किम अस्ति, यानी कि है का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि है का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे, इससे अगले जो पॉइंट है उसकी, कि उसमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न उसमें बनेंगे। चौथा जो पॉइंट अपना होगा इसमें, उसकी बात हम आज करेंगे। चौथा पॉइंट इसमें जो प्रश्न बनने वाला है वो वहां से पूछा जाता है। देखिए, चौथा पॉइंट जहां से प्रश्न पूछा जाता है वर्ण विचार में, वो है प्रयत्न कहा जाता है उसको। प्रयत्न, प्रयत्न या फिर यत्न कहा जाता है। प्रयत्न क्या होता है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु बाहर निकलने के लिए जो प्रयास करती है, जो कोशिश करती है, उस कोशिश में वो जिन स्थानों को छूती है वो तो उच्चारण स्थान है, और जो उसके द्वारा कोशिश की जाती है वही क्या है, प्रयत्न है। अब बात आती है कि प्रयत्न कतिविध सन्ति। प्रश्न आ जाए कि वर्ण विचार में स्वर का जो, वर्णों का जो प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न होता है 2 प्रकार का। पहला प्रश्न यहीं से कि प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है अपने बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अब ये पूछ लिया जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है या बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का। आभ्यंतर प्रयत्न कितने, 5 प्रकार का, जिसको संस्कृत में आप कह सकते हो पंच। और बाह्य जो प्रयत्न है उनकी संख्या होती है 11, संस्कृत में कहा जाए एकादश। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कति संति, बाह्य प्रयत्न कति संति। वो बात की बात है कि किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न होता है। पहले हमें ऊपर ऊपर से पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि कौन सा प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्नों की। जो 5 है वो कौन कौन से 5 होते हैं, देखते हैं। 5 अभ्यंतर प्रयत्न हमने देखे हैं, तो 5 होते कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। 5 में सबसे पहला आता है आपके स्पृष्ट, स्पृष्ट। दूसरा आता है ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट।
ईषद स्पृष्ट, तीसरा आता है ईषद विवृत, ईषद विवृत, और चौथा आता है विवृत, पांचवा है संवृत। 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न, ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के अपने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो अब इन पांचों में हमें ये देखना है, जो वर्ण हमने देखे, कितने वर्ण देखे, 13 स्वर, 13 स्वर और 33 अपने व्यंजन। तो इनमें से कौन सा कहाँ फिट होता है? टोटल हो गए अपने 46 जो वर्ण संस्कृत में माने गए हैं। उन 46 वर्णों में से किस वर्ण का स्पृष्ट होगा, किसका ईषद स्पृष्ट होगा, किसका ईषद विवृत होगा, या विवृत होगा या संवृत होगा, उसकी चर्चा आप देखिए। स्पृष्ट यानी कि स्पर्श करने वाला, तो जो 25 अपने स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। तो 25 जो स्पर्श व्यंजन है, कै से लेकर मैं तक, उनके लिए सूत्र मैंने आपको बताया था, कादयो मा वसाना, कादयो मा व साना, यानी कि कै से लेकर मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन है, उनका होता है आपका स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए आपको कै से लेकर मैं तक, या सीधा यही पूछ ले कि कादयो मा वसाना वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न किम अस्ति, कि कादयो मा वसाना जो वर्ण है उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो क्या होगा, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है सारे, तो इनका होगा स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है। दूसरी बात करें हम ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट में आपके आते हैं यण वर्ण, यण वर्ण जो 4 हैं, कौन कौन से? य व र ल, य व र और ल, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजना नाम आभ्यंतर प्रयत्न किम अस्ति, अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है या क्या है, तो ईषद स्पृष्ट इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तीसरी बात, ईषद विवृत किसका होता है? ईषद विवृत आपके होता है जो शल वर्ण है। कौन से? शल वर्ण। अब शल में कौन से आते हैं? शल में आते हैं आपके श, श, स और है। इन चारों का क्या होता है? इन चारों का ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपसे ऊष्म व्यंजनों का प्रयत्न भी पूछ सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शल वर्णा नाम आभ्यंतर प्रयत्न किम अस्ति, शल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न तो भी ईषद विवृत होगा, ऊष्म व्यंजनों का पूछ ले तो भी यही होगा, और इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वर्ण को देकर पूछ लिया जाए तो भी वही होगा। चौथे की बात करें हम विवृत। विवृत में क्या होता है? सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं सारे के सारे, कितने स्वर? 13। इन 13 स्वरों का जो आंतरिक प्रयत्न होता है, जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, वो विवृत होता है। ठीक है, ये हुआ इनका पूरा वर्गीकरण। अब एक बच जाता है अपने संवृत। अब संवृत बचा क्योंकि 46 तो इसमें आ गए, तो संवृत किसका होगा? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, नोट लगा लेना इसके ऊपर, चाहे स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से ये। तो संवृत किसका होता है? संवृत होता है सिर्फ ए का, ए का, वो भी कब कब होता है ए का? ए का होता है प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में। देखिए 2 होती है, एक प्रयोग दशा, एक होती है प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा में क्या होता है? जिसको हम लौकिक प्रयोग में लेते हैं, यानी व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली जिसको हम काम में लेते हैं, वो होती है प्रयोग दशा, और जिसको हम व्यवहारिक रूप से काम में नहीं लेते, व्याकरण की दृष्टि से, वो होती है प्रक्रिया दशा। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे शब्द आए राम, कृष्ण, बालक, तो इनमें क्या है? ए की ध्वनि है, सब में ए की ध्वनि है, मैं में ए है, अणे में ए है, कै में भी ए है। तो जहां ये वाले वर्ण आ जाए सीधे सीधे, इस तरह से आपको अगर कोई शब्द दिया और अंत में ए की ध्वनि है, तो वहां ए का होगा संवृत आभ्यंतर प्रयत्न। वहीं
आपको अगर दे दिया जाए इस तरह से विच्छेद करके राम सु, तो क्या होगा? तो होगा यहाँ पर आपका संवृत में, सॉरी विवृत में चला जाएगा ये। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया दशा में ये स्वर है। अब अगर इस तरह से आया तो आप बोलोगे कि इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इससे क्या होता है, राम शब्द बनता कैसे है? ये है प्रक्रिया दशा। क्या होता है? राम शु। अब जो सु दिया है इसमें जो ऊ है, ऊ की हो जाएगी इत संज्ञा, ऊ की हो जाएगी इत संज्ञा, और से जो बचा है से को हो जाएगा विसर्ग का आदेश। आपने पढ़ा होगा सत्व विसर्ग संधि, वहां इस तरह से शब्द बनता है। ये है। अगर आपको इस तरह से भी शब्द मिले, इस तरह से शब्द मिले रामः विसर्ग लगा हुआ, तो आपसे पूछा जाए कि रामः इति शब्दस्य आभ्यंतर प्रयत्न किम अस्ति। ध्यान रहे अगर शब्द के बाद विसर्ग है तो वहां पर विवृत होगा, और बिना विसर्ग का शब्द है, अकारांत बिना विसर्ग है, तो होगा संवृत। ठीक है, ये बात हुई अपनी आभ्यंतर प्रयत्नों की। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। अब अगला जो पॉइंट है अपना बाह्य प्रयत्न, जिनकी संख्या मैंने आपको 11 बताई है। देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं बाह्य प्रयत्नों की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाह्य प्रयत्नों की तरफ। और ये पूरा टॉपिक आपको जब समझ में आएगा जब आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे, क्योंकि वर्ण विचार को आपको शुरू से लेकर अंत तक समझना होगा। बीच में अगर कुछ छूट जाएगा तो ये कुछ भी समझ में इसमें नहीं आएगा। अगले बाह्य प्रयत्न की तरफ बढ़ते हैं जो 11 होते हैं। अब 11 बाह्य प्रयत्न किस किस वर्ण के किस प्रकार से होते हैं देखते हैं। बांटना वही 46 वर्णों को है हमें। 11 बाह्य प्रयत्न, जिसमें से देखिए आप, पहला आता है विवार, श्वास, घोष। 3 है एक साथ ये, विवार, श्वास, घोष। विवार, श्वास, घोष च किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सम्मिलित रूप से हम बात करेंगे तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें आते हैं किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और उसके साथ इसमें आता है आपके य, व, रे, ले और है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है देखिए कहाँ आ रहा है, य, व, र, ल, है। अब है को हम गिनते तो शल में है, लेकिन अभी ये अंतस्थ के साथ है। अब पूछा जाए हकारस से बाह्य प्रयत्न तो विवार, श्वास, घोष हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हम बात करें, दूसरा आता है संवार, नाद, अघोष। संवार, नाद, अघोष। इसमें आते हैं आपके किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा श, स, ये 3 ही आएंगे इसमें, है वहां चला जाएगा। ध्यान रहे। तो 3, 4, 5, 6 बाह्य प्रयत्न हम पढ़ चुके। 7वां जो बाह्य प्रयत्न होता है वो है अपना अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी भी वर्ग का पहला तीसरा वर्ण, पहला तीसरा वर्ण। इसके अलावा आपके य, व, र, ल। पहला तीसरा वर्ण य, व, र और ल आते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करें 8 नंबर का जो बाह्य प्रयत्न है उसका नाम है महाप्राण। महाप्राण में आपके जो वर्ण आने हैं वो आएंगे इसमें दूसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, दूसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा श, श, स और है। यहाँ पे है इसके साथ है, यहाँ पे है इसके साथ है, लेकिन वहाँ है ऊपर वाले में विवार, श्वास, घोष, यानी कि अंतस्थ के साथ है। नीचे वाले में अपना शल वर्ण भी आप कह सकते हो, अंतस्थ वर्ण भी कह सकते हो। इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 8 बाह्य प्रयत्न हमारे पूरे होते हैं। ठीक है,
अब जो बाकी 3 बच गए हैं, स्वर को आप इसमें ना रखें तो भी ठीक है, क्योंकि स्वर के लिए अलग से व्यवस्था हमें मिलेगी। अभी स्वर कहाँ आएंगे वो देखिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 8 प्रयत्न हमने पढ़े हैं बाह्य, विवार, श्वास, घोष, जिसमें पहला दूसरा वर्ण यवरल और है, संवार, नाद, अघोष, तीसरा चौथा वर्ण शैशस है। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि ग वर्णस्य, एक वर्ण दिया ग और पूछ लिया ग वर्णस्य बाह्य प्रयत्न किम नास्ति, और आपको ऑप्शन दिया संवार, नाद, अघोष, श्वास, तो क्या हो जाएगा? किम नास्ति क्या नहीं है, संवार, नाद, अघोष तो है, क्योंकि ग क्या है? क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इसमें से आपका श्वास नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बाकी बचे हैं 3 अपने बाह्य प्रयत्न, उनकी बात और कर लेते हैं। उसके साथ अपना ये जो वर्ण विचार का टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा लगभग। और वर्ण विचार में से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे हर एग्जाम में, क्योंकि जो ग्रामर है रीट में 15 नंबर की है और उसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं। तो देखिए आगे देखते हैं। हम जो 3 बचे हैं 8 पढ़ लिए, 9वां जो है वो है उदात्त। उदात्त 10 नंबर पे है अनुदात्त, अनुदात्त, और 11 नंबर पे है स्वरित। इस तरह से 11 बाह्य प्रयत्न पूरे हो जाते हैं। और सबसे खास बात, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीनों ही किसके लिए हैं? स्वर के लिए है। आपको कोई भी स्वर दे दिया और पूछा गया कि इसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो ध्यान रहे अगर स्वर है तो स्वर का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ही होगा। इसके साथ आप ये देखिए उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। ऐसा शब्द या ऐसी धातु जिसके नीचे कोई चिन्ह नहीं हो, कोई चिन्ह नहीं हो, कोई भी चिन्ह उसके नीचे नहीं हो, वो क्या होता है? उदात्त होता है। जैसे शब्द दिया आपको राम, कृष्ण, इस तरह से कोई जिसके नीचे चिन्ह नहीं होता वो होते हैं उदात्त। अनुदात्त में क्या होता है? शब्दों के नीचे आड़ी रेखा, ये इसकी पहचान है कि शब्द के नीचे अगर आड़ी रेखा है तो वो अनुदात्त स्वर है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए सेव, ये शब्द लिखा है, इसके नीचे जो ये आड़ी रेखा है। दूसरा देखिए लब के नीचे जो ये आड़ी रेखा लगी है ये वाली, ठीक है। या फिर हम देखें रुच के नीचे जो ये लगा है, तो ये जो निशान लगा है आड़ी रेखा का, ये हमें बताती है कि ये स्वर क्या है? अनुदात्त स्वर है। स्वरित स्वर की हम बात करें तो शब्दों के ऊपर खड़ी रेखा, क्या? खड़ी रेखा। किस तरह से? जैसे शब्द आ जाए अपने पठ, और पठ के ऊपर इस तरह से दे दिया, या फिर आ गया लिख के ऊपर इस तरह से दे दिया जाता है। तो जो खड़ी रेखा है वो स्वरित की पहचान है, आड़ी रेखा शब्द के नीचे लगी वो अनुदात्त की पहचान है, और जिसके नीचे कोई चिन्ह नहीं लगा वो उदात्त की पहचान है। इसके साथ एक कंफ्यूजन और दूर कर देती हूँ मैं आपका, वो अपने है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी बता दूं कि जिन शब्दों के नीचे आड़ी रेखा होती है उन्हें आत्मनेपद की धातु कहते हैं। अपने रीट में परस्मैपदी धातुएं हैं, तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी हमें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, और गाइड जो हम लाते हैं उसमें सारी दी हुई होती है। तो हमें आत्मनेपदी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ परस्मैपदी धातु पढ़नी है जिनके नीचे आड़ी रेखा नहीं हो। जहाँ आड़ी रेखा होती है वो आत्मनेपद की धातु होती है, तो उनको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि रीट के सिलेबस में सिर्फ अपने परस्मैपदी धातु शामिल है। ठीक है, इस तरह से अपना वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है बीच में कि संस्कृत में कहीं कहीं वर्णों की संख्या जो है वो 63 या 64 पे दी जाती है। वो किस तरह से दी जाती है? 63 और 64 क्यों मानते हैं? हमने तो 46 ही पढ़े हैं,
तो 63 और 64 की बात भी हम अभी कर लेते हैं, 5 मिनट की बात है, वो भी देखते हैं अभी कि 63 64 कैसे हो जाते हैं संस्कृत में स्वर, देखते हैं। ध्यान रहे, अगर प्रश्न पूछा जाए पाणिनि शिक्षा के अनुसार, क्या पाणिनीय शिक्षा, अगर प्रश्न में आए कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने, तो 13, और आए कि अच कितने, तो 9, लेकिन अगर प्रश्न में स्पेशल दिया है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं, तो देखना, ध्यान रहे, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं। अपने मूल स्वर कितने हैं, 9 ही हैं, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए, स्वरों का प्रकार पढ़ने से पहले हमें इसमें एक चीज देखनी होगी कि मात्रा कितनी होती है, मात्रा कितने प्रकार की होती है। अच्छा, उससे पहले मात्रा कहते किसे हैं, मात्रा किसे कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रा किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा कहलाता है। और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं 3 होती है। कौन कौन सी, पहली है ह्रस्व, दूसरी है दीर्घ और तीसरी है प्लुत। अब देखिए, ह्रस्व में क्या होता है, 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। इस आधार पे पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों को बांटा गया है और स्वरों की संख्या बढ़ाई गई है। कैसे देखना, जो अ है वो ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। इस प्रकार अ हुआ 3, ई है वो ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है, प्लुत भी है, तो ई के भी हमें 3 प्रकार मिलते हैं। ऊ भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता है, ये भी 3 है। री ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये भी 3 है। अब बात करें री की, री जो है ह्रस्व होता है, कई विद्वान इसको दीर्घ मानते हैं और कई इसको दीर्घ नहीं मानते, प्लुत तो ये होता ही नहीं है। तो री के हमें 1 प्रकार भी मिलता है और री का हमें 2 प्रकार भी मिलता है। आगे वाले जो वर्ण है ए, ओ, आई और औ, ये ह्रस्व नहीं होते, क्योंकि ये 2 से मिलकर बने हैं, तो ह्रस्व तो ये होते ही नहीं हैं। हाँ, दीर्घ होंगे चारों ही, और प्लुत भी होंगे, चारों ही क्या होंगे, प्लुत होंगे। अब देखिए, तो ये कितने हो गए, 2, ये भी हुए 2 और ओ भी 2 और ये अपने औ भी 2। अब आप गिन लीजिए स्वर कितने हुए, देखिए 3 3 6 3 9 3 12। एक बार इसको छोड़िए, 12 14 2 16 2 18 2 20, 20 तो है ही। अब 20 के बाद जो विद्वान री को दीर्घ नहीं मानते, री को दीर्घ नहीं मानते, वो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 21। और जो विद्वान री को दीर्घ मानते हैं वो इसमें 2 जोड़ेंगे, तो स्वर कितने हो जाएंगे, 22। इस प्रकार से संस्कृत में 21 या 22 स्वर गिने जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में स्वर ज़्यादा कैसे होते हैं। 21 या 22 स्वर होने का ये कारण है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको आगे फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो और किसी और को भी आप लोग समझा सके। ये हुई स्वर की बात। अब व्यंजन जो है उनकी बात और कर लूँ मैं, 2 मिनट की बात हो रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें जो व्यंजन है वो 63 या 64 कैसे हैं। वो भी पाणिनि शिक्षा के अनुसार ही। ध्यान रहे, प्रश्न पूछा जाएगा पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तब आपको ये करना है, वरना तो जो है वो है ही 13 और 33। लेकिन पाणिनि शिक्षा आते ही क्या हो जाता है, संख्या इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि पाणिनि महोदय ने जो इनका रचना, इनके निर्माण जो किया था वो किया था माहेश्वर सूत्रों को लेकर। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पाणिनि शिक्षा चलती है, तो उसके हिसाब से ये अपने 63 या 64 माने जाते हैं। तो स्वर आपने देखे कितने, 21 या 22, या तो 21 होंगे या 22 होंगे स्वर। अब कब होंगे, जब री को कोई दीर्घ मानेगा तो 22 ले लेगा, और री को दीर्घ नहीं मानेगा तो 21 ले लेगा। अब एक व्यंजनों का छोटा सा और बता दूं मैं आपको वर्गीकरण,
कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कितने, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, सबको पता है य व र ल। उसके बाद ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, सबको पता है श स और है। तो ये कितने हुए अपने, ये हो गए 25, 4 29, 4 33। उसके बाद देखिए एक आता है अपने अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार एक ही होता है। और फिर आता है एक विसर्ग, विसर्ग भी अपने एक होता है। और उसके बाद अपने आता है जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य ये भी एक होता है। जिह्वा मूल्य का निशान बता दूं मैं, जिह्वा मूल्य का निशान इस तरह से होता है, ये क और ख से पहले लगा हो तो इसको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। और इन दोनों निशानों को एक साथ अगर नाम पूछा जाए तो अर्ध विसर्ग। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अर्ध विसर्ग कौन सा है, तो ध्यान रहे अर्ध विसर्ग ये निशान है, जिह्वा मूल्य। उसके बाद आता है उपध्यमानीय, उपध्यमानीय, उपध्यमानीय भी एक होता है, ये भी एक होता है, यही निशान है अर्ध विसर्ग का। लेकिन अगर ये क ये ख से पहले लगता है तो अर्ध विसर्ग हो गया। यही निशान अगर प या फ से पहले लग जाए तो उपध्यमानीय हो जाता है। कितने हुए देखना, 25, 4 29, 4 33, 34, 35, 36, 37। उसके बाद अपने पास एक बचता है इसमें अपना दुस्पृष्ट बोलते हैं उसको, दुस्पृष्ट, वो भी एक होता है और वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे और बात करें। देखिए आगे यहाँ तक हम पहुंच चुके थे कि स्पर्श 25 है, अंतस्थ 4 है, उष्म 4 है, अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है। जिह्वा मूल्य की बात हमने कर ली कि जिह्वा मूल्य होता क्या है, तो जिह्वा मूल्य भी कितना है, 1 है, ठीक है। उपध्यमानीय भी 1 है और अपना दुस्पृष्ट भी 1 है। दुस्पृष्ट वर्ण जो है उसकी लिखावट ध्यान रखना, वो पूछा जाता है इस तरह से, स्पेशल ध्यान रखना इसको, दुस्पृष्ट की पहचान पूछी जाती है। कितने हुए, 25, 4 29, 4 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब जो 4 बच गए उनको कहा जाता है यम। अब यम क्या होते हैं ध्यान रहे, 4 मैं लिखा देती हूँ। यहाँ यम होते हैं अपने कुंग, इस तरह से खुंग, ग के ऊपर चंद्र बिंदी गुंग और घ के ऊपर भी चंद्र बिंदी, इन चारों को सम्मिलित रूप से यम कहा जाता है। इनको भी अपने व्यंजनों में शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल जो व्यंजन संख्या है वो होती है अपनी 42। स्वर कितने, स्वर की बात हमने अभी करी थी 21 या 22 और व्यंजन कितने 42। स्वर हुए 21 या 22 और व्यंजन हुए अपने 42। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रहे ऑप्शन में आपको दोनों चीज मिलेगी। अगर 21 के साथ 42 को जोड़ा जाए तो 63 और 22 के साथ 42 को जोड़ा जाए तो 64। आपको ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे, एक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुछ विद्वान ऋ को दीर्घ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो कंफ्यूजन या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। और ध्यान रहे इनको संस्कृत में क्या कहते हैं, 63 को कहा जाता है त्रैषष्ठी, त्रैषष्ठी, और 64 को कहा जाता है चतुष्षष्ठी। और इसी के साथ जो अपना रीट का संस्कृत का पहला टॉपिक है वर्ण विचार वाला पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। पीछे वाले वीडियोस अगर आप देखेंगे इसके स्टार्टिंग से तो डेफिनेटली आपको इसके बाद वर्ण विचार का टॉपिक दोबारा कहीं देखने की या समझने की या माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी तरीके से जो आने वाले प्रश्न है उस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। कुछ कमी अगर इसमें रह जाती है तो भी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा तो भी हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।